हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम अपना यूनिट 10 को इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमारा यूनिट 10 का नाम है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड इट्स लिमिट। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, ये सारी चीज़ें कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर को समझेंगे। स्ट्रक्चर में तुम्हें क्या बताया जाता है कि बेसिकली तुम लोग चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हो, क्योंकि टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तुम लोग पढ़ोगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स में तुम्हें ये बताया जाएगा कि जब तुम लोग चैप्टर जो है वो मेरे साथ कवर अप कर लोगे, क्या क्या चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा चैप्टर से। फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता क्या है वो बताया जाएगा। फिर इसके दो सब टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर डिफरेंट व्यूज़ ऑन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ये नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका। फिर इसके भी 3 आपको व्यूज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसके अंदर भी हमारे ये 3 सब टॉपिक्स हमें देखने को मिलेंगे। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। फिर डेमोक्रेसी इन इलेक्शन होगा जिसका एक सब टॉपिक देखने को मिलेगा। फिर डेमोक्रेसी इन एलाइनेशन, डेमोक्रेसी इन पब्लिक ओपिनियन, जेंडर एंड डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। डेमोक्रेसी एंड द इंटरनेट, फिर हम चैप्टर को क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। ठीक है, क्वाइट लेंथी चैप्टर है बट हम लोग बहुत ही इसको ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ही क्विकली और बहुत ही ईजिली मैं आपको क्या करूँगी, चैप्टर को समझा दूँगी। ठीक है, जिससे आपको क्या करना है, आपको जो मैं बोल रही हूँ उन चीज़ों पर फोकस करना और साथ ही साथ जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखते जाना है। ठीक है, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। तो ऑब्जेक्टिव में तुम्हें ये बताया जाता है कि जब तुम चैप्टर कर लोगे तुम्हें क्या चीज़ की क्लियरिटी हो जाएगी। पहले तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब तुम बता पाओगे, डिफरेंट व्यूज़ उस पर डिस्कस कर पाओगे। साथ ही साथ तुम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस कर पाओगे। साथ ही साथ डेमोक्रेसी के वो एग्जामिन कर पाओगे इलेक्शन इंटरफेस से, एंड साथ ही साथ उसको क्रिटिकली क्या कर पाओगे, कमेंट कर पाओगे उसके वाइटल इशूज़ पे जो कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से लिंक्ड है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब हम लोग चैप्टर से। तो देखो, सबसे पहले ये बताया जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का आखिर मतलब क्या होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का ये मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, पीपल ना डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं चलाते हैं। ठीक है, इसमें पीपल डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं चलाते हैं। पीपल यानी कि सिटीजन्स जो है वो इलेक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चूज़ करते हैं। ये होती है हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लिख लेना जो मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट स्लैश लेजिस्लेचर में भी क्या करते हैं, पीपल की तरफ से यानी कि लोगों की तरफ से क्या करते हैं, डिसीजंस को लेते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। अब आपको अगर मैं सिंपल टर्म में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो लोग क्या करते हैं, लोग अपना वोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अगर आपको फ्लो चार्ट बना के आना हो तो लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं। ठीक है, वोट करके क्या करते हैं, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, राइट। और वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, गवर्नमेंट अपहोल्ड करता है। ठीक है, क्लियर है। ये पूरा का पूरा फंडा रहता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। अब रिप्रेजेंटेटिव के 2 मेन फीचर्स होते हैं, सबसे पहला लिमिटेड और दूसरा इनडायरेक्ट। बात करते हैं लिमिटेड फीचर की। तो लिमिटेड फीचर में ये बताया जाता है कि पीपल का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, सिर्फ इलेक्शंस के टाइम होता है। ठीक है, जो पीपल का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है वो सिर्फ किस में होता है, इलेक्शंस के टाइम पर होता है। इनडायरेक्ट की बात करें तो पीपल खुद डिसीजंस नहीं लेते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू क्या करवाते हैं, डिसीजंस दिलवाते हैं बेसिकली। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं इसके, लार्ज पॉपुलेशन में डेमोक्रेसी चलाना जो हो जाता है वो ईजी हो जाता है। ठीक है, सिटीजन्स को डेली पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का बर्डन नहीं होता है। साथ ही साथ स्टेबिलिटी और कॉम्प्रोमाइज़ को प्रमोट करता है। ठीक है, टॉपिक आता है वेरियस व्यूज़ ऑन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तुम्हें बताया जाता है सबसे पहला व्यू प्लूरलिस्ट व्यू। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा व्यूज़ देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ऊपर। तो उसमें सबसे पहला हमारा प्लूरलिस्ट आता है। प्लूरलिस्ट में ये बताया जाता है कि पावर सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिफरेंट ग्रुप्स अपनी डिमांड गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एलाइटिस्ट व्यू की तो एलाइटिस्ट व्यू में ये होता है कि पावर मेनली स्मॉली स्लैश माइटी मिनॉरिटी यानी कि हाथ में होती है। ठीक है, उसके बाद मेजॉरिटी रूल में क्या होता है, डिसीजंस मेजॉरिटी के विल के अकॉर्डिंग होती है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को क्या कर सकती है, इग्नोर कर सकती है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक राइवल व्यूज़। राइवल व्यूज़ में क्या बताया जाता है कि स्कॉलर्स कुछ क्वेश्चंस रेज करते थे, जैसे कि क्या डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर को जेन्युइनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या डेमोक्रेसी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो है वो देती है। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि क्या पॉलिटिकल इक्वालिटी के साथ इकोनॉमिक इक्वालिटी भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये राइवल व्यूज़ के कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है,
ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यहाँ पे तुम्हें क्या बताया जाता है, पहला टॉपिक आता है इसके अंदर पॉपुलर सोवर्निटी। इसमें तुम्हें ये बताया जाता है कि जो अल्टीमेट पावर होती है वो लोगों के पास होती है, यानी कि गवर्नमेंट को वही करना चाहिए जो लोग चाहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है वो लोगों के विशेज़ के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, उनकी विशेज़ को रिफ्लेक्ट करें, ठीक है। साथ ही साथ नेक्स्ट हमारा हो पीपल पॉलिटिक प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन प्लस डिबेट जो है वो अवेलेबल हो, ठीक है, मेजॉरिटी के बेसिस पर डिसीजन हो, ठीक है। ये होता है हमारा पॉपुलर सोवर्निटी। नेक्स्ट अब बात करें पॉलिटिकल इक्वालिटी के अंदर हर सिटीजन का पॉलिटिकल वैल्यू जो होता है वो इक्वल होता है। कास्ट के बेसिस पर हो गया, कलर के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, इन सब के बेसिस पर क्या होना चाहिए, कोई भी डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होने चाहिए। हर सिटीजन के पास क्या है, पॉलिटिकल वैल्यू जो है वो इक्वल है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन क्या होता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से ना पॉलिटिकल इनइक्वालिटी भी क्रिएट हो जाती है समटाइम्स। रिच पीपल क्या करते हैं, रिच पीपल के पास पैसा ज़्यादा, रिसोर्सेज ज़्यादा, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं अपना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलिटिकल लिबर्टी। क्या होता है पॉलिटिकल लिबर्टी में, आपको ये बताया जाता है कि सिटीजन्स को बेसिक फ्रीडम्स मिलनी चाहिए, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, एसोसिएशन हो गया, मूवमेंट हो गया, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का राइट हो गया, और साथ ही साथ वोट करना, इलेक्शन कंटेस्ट करने का भी क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है, क्लियर है। बात करते हैं हम नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। अब हम एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस में कैसे लेके आ सकते हैं, तो ये 3 वेज के थ्रू पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इसके 3 पिलर्स के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ओपन एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, सिविल एंड पॉलिटिकल क्या होना चाहिए, राइट्स होने चाहिए। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, हमारा बेसिकली डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है वो बनती है, ठीक है, क्लियर है। एग्जाम में वाला क्वेश्चन आ गया तो आप यही टेबल जो है वो बना कर आएंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है। कैंडिडेट सिलेक्ट करने में और इलेक्शंस कंपेनिंग करवाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ मेजॉरिटी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, और मेजॉरिटी ना हो तो कोलिएशन गवर्नमेंट बनती है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट के एक्शंस जो हैं वो चेक करती है और मिस्टेक्स को हाईलाइट करती है। साथ ही साथ नेक्स्ट हमारा आता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है वो पीपल तक, और पीपल के रिएक्शन गवर्नमेंट तक पहुंचना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल एजुकेशन, यानी कि पीपल को उनके पॉलिटिकल राइट्स के बारे में जो है वो बहुत जो है वो पता होना चाहिए, अवेयर करता है ये, ठीक है। उसके बाद अनडिफाइनिंग फोर्स के अंदर आपको पता चलता है कि डिफरेंट रीजन्स और ग्रुप्स के सपोर्ट को क्या करता है, कंबाइन करता है, ठीक है, क्लियर है। बात करें हम नेक्स्ट डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस की, तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी ना डिफिकल्ट हो गई थी, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत लार्ज होती जा रही थी, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या हो गई थी, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो बनाई गई थी, ठीक है। अब इलेक्शन का बेसिक प्रोसेस क्या होता है ये समझने की कोशिश करो। इलेक्शन का बेसिक प्रोसेस ये होता है, यहाँ पे आपको पूरा इलेक्शन का प्रोसेस बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा आपको इलेक्शन का प्रोसेस बता रखा है, हम एक एक करके समझते हैं। देखो इलेक्शन का बेसिक प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले ना डेट अनाउंस की जाती है, ठीक है। डेट अनाउंस में यहाँ पे आपको साइड में लिख देती हूँ, आप चाहो तो ये वाला लिख के आ सकते हो, प्लस जो मैं लिख रही हूँ आप वो भी लिख के आ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है इलेक्शंस के टाइम पर, इलेक्शन का बेसिक प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, इलेक्शंस का बेसिक प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले डेट अनाउंस की जाती है, इलेक्शंस की डेट अनाउंस की जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, कैंडिडेट सिलेक्ट होता है, कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद नॉमिनीज़ होती हैं, नॉमिनीज़ को चुना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्रूटिनी होती है। फिर उसके बाद विड्रॉल करा जाता है, फाइनल कैंडिडेट लिस्ट आती है, फिर उसके बाद कैंपेनिंग होती है, जो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो लोग कैंपेनिंग वगैरह करवाते हैं, राइट। फिर वोटिंग होती है, फिर काउंटिंग होती है, और फिर फाइनली रिजल्ट निकल कर आता है उसका। ये होता है हमारा इलेक्शन का प्रोसेस, जहाँ पे सबसे पहले डेट अनाउंस करते हैं, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है, नॉमिनीज चूज़ करा जाता है, स्क्रूटिनी होती है, फिर उसके बाद विड्रॉल होता है,
फाइनल जो है वो कैंडिडेट लिस्ट निकल कर आती है, फिर उसके बाद कंपेनिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग फिर वोटिंग होती है, फिर वोट को काउंट किया जाता है और फिर रिज़ल्ट निकल कर आता है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद ना एक सीक्रेट बैलेट सिस्टम के अंदर सीक्रेट बैलेट सिस्टम भी होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली वोट सिक्योरिटी कास्ट होती है। वोट जो है वो सीक्रेटली कास्ट होता है। ठीक है, किसी को पता नहीं चलता है कि तुमने किसको वोट दिया है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग फियर इंटिमिडेशन से प्रोटेक्शन मिलती है, या फियर इंटिमिडेशन से प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, कंस्टिट्यूएंसी इसका क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी एरिया जहाँ से कैंडिडेट इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद जो पार्टीज़ है वो क्या करते हैं, पार्टीज़ के सिंबल्स के अंदर आपको ये बताया जाता है कि इलेक्शंस कमीशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिंबल अलॉट करती हैं। ठीक है, सिंबल हेल्पफुल इसलिए होते हैं बिकॉज अनएजुकेटेड वोटर्स अनएजुकेटेड वोटर्स जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं उसको, जो सेम नेम कैंडिडेट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, और पार्टीज़ की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कंपेनिंग। कंपेनिंग के अंदर क्या होता है, वोटर्स को कन्विंस करना हमें वोट दो। ठीक है, पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, पोस्टर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, हैंडबिल्स होते हैं, प्रोसेशंस करवाए जाते हैं, डोर टू डोर कंपेनिंग होती है, टीवी एंड रेडियोज़ में स्पीचेस करवाई जाती हैं। राइट, ये हमने देखा है। ठीक है, फिर उसके बाद काउंटिंग होती है एंड रिजल्ट निकल कर आता है। वोटिंग के बाद वोट्स काउंट होते हैं, सिंपली मेजॉरिटी में जिसके वोट सबसे ज़्यादा होते हैं वो विनर होता है। एग्जांपल, अगर ए के पास 40 वोट्स है, बी के पास 20 हैं, सी के पास 20 है, डी के पास 20 है। ए के पास 40 हैं, बी के पास 20, सी के पास 20, डी के पास 20। ए के पास ज़्यादा वोट हैं एज़ कम्पेयर टू दीज थ्री, तो ए जो है वो जीत जाएगा। ठीक है, लेकिन ए को 50% वोट नहीं मिला, इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि विनर को एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स का जो है वो सपोर्ट मिला हो। ठीक है, क्लियर है इतना? आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डेमोक्रेसी एंड अलाइनेशन। इसमें आपको क्या बताया जाता है, इसमें आपको ये बताया जाता है कि अलाइनेशन बेसिकली ये है एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे अपनी ही पॉलिटिकल सिस्टम से क्या करा जाता है, डिस्कनेक्ट या दूर हो जाना पड़ता है। ठीक है, अलाइनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे अपनी ही पॉलिटिकल सिस्टम से डिस्कनेक्ट होना पड़ता है या दूर हो जाना पड़ता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में नॉर्मली क्या होता है, लोग सिर्फ इलेक्शंस के टाइम वोट देते हैं, बाकी टाइम जो है वो डिसीजन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या रहती है, इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि पीपल को लगने लगता है, यानी कि लोगों को लगने लगता है कि उनका जो पॉलिटिक्स में ना रियल कंट्रोल नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में गैप बढ़ता जाता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम होता जाता है, लोग पॉलिटिक्स से क्या करते हैं, इंटरेस्टलेस हो जाते हैं, यानी कि अपैथिक हो जाते हैं, अपैथिक हो जाते हैं, अपैथेटिक लोग पॉलिटिक्स से क्या होते हैं, अपैथेटिक हो जाते हैं, मतलब इंटरेस्टलेस हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि लोग जो है वो वोट देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेता है। पीपल को लगता है कि हमारा एक्चुअल रोल सिर्फ वोट देने तक है। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट आता है अब हमारा टॉपिक डेमोक्रेसी एंड पब्लिक ओपिनियन। यहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि पीपल उसकी पॉलिसीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन की इंपॉर्टेंस क्या है कि गवर्नमेंट लोगों को रिएक्शंस को ध्यान रखना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट जो है वो लोगों की डिमांड को इग्नोर करती है तो नेक्स्ट इलेक्शन में उसको हटाया भी जा सकता है। स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है, लेकिन अगर पब्लिक इन्फॉर्म्ड नहीं है तो गवर्नमेंट इररिस्पॉन्सिबल भी हो सकती है। ठीक है, अब पब्लिक ओपिनियन बनता कैसे है ये समझने की कोशिश करो। देखो, इसमें आपको क्या बताया जाता है, इसमें आपको ये बताया जाता है कि डिफरेंट सोर्सेज हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारा प्रेस हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, टीवी इलेक्शन हो गया। ठीक है, टीवी एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, सिनेमा, इन सबसे पीपल को डिफरेंट व्यूज़ मिलते हैं और वही ओपिनियन बनाते हैं। ठीक है, अगर इसमें इंपॉर्टेंट लाइन में आपको पता है, इसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि डेमोक्रेसी में फ्री डिस्कशन भी ज़रूरी है प्लस डिबेट भी ज़रूरी है। सिटीजन्स को फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतना? उसके बाद बात करते हैं जेंडर एंड डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। इसमें तुम्हें ये बताया जाता है कि सेक्शन का मेन पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी में थ्योरेटिकली एवरीवन इज़ इक्वल। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में वुमेन की पार्टिसिपेशन अभी भी कंपैरेटिवली लो जो है वो है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि वुमेन को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में कुछ बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। पॉलिटिक्स का एनवायरनमेंट है ऐसा है कि वुमेन को डिफ़िकल्टी या लेस वेलकमिंग लगता है। ठीक है,
और पॉलिटिकल करियर में इलेक्टेड पोजीशन जो है वो जीतना डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। हाउस होल्ड एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लिमिट कर सकती हैं। हायर लेवल्स ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में वुमेन का क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन कम हो सकता है। ठीक है, बात करें तो इसके अंदर अगर हम इसमें फेमिनिस्ट व्यू की बात करें तो यहाँ पे फेमिनिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि डेमोक्रेसी को सिर्फ पब्लिक स्फेयर तक क्या होना चाहिए, लिमिटेड नहीं होना चाहिए। ट्रेडिशनल थिंकिंग भी होनी चाहिए, जैसे जो मतलब बेसिकली लड़के हैं, जो मैन वगैरह हैं, वो पब्लिक प्लस पॉलिटिकल वर्क भी करना चाहिए। वुमेन है वो होम वर्क भी करें, प्राइवेट स्फेयर में भी काम करें। फेमिनिस्ट कहते हैं कि ये डिवीजन जो है वो अनइक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है। डेमोक्रेसी तभी ट्रूली इफेक्टिव होगी जब वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड पार्टिसिपेशन मिलेगा। सिर्फ हमारा सिटीजनशिप सिर्फ वोटिंग से नहीं चलती है। ठीक है, सिटीजनशिप में सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बात करें डेमोक्रेसी एंड उसकी क्रिटिसिज्म की। डेमोक्रेसी एंड उसके क्रिटिसिज्म में आपको ये बताया जाता है कि बेसिकली डेमोक्रेसी परफेक्ट सिस्टम नहीं है। कुछ थिंकर्स ने प्रॉब्लम पॉइंट आउट करी थी, जैसे कि हमारा अरिस्टोटल होगा। अरिस्टोटल ने कहा था कि डेमोक्रेसी प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए स्टेबल लॉ ज़रूरी है। ठीक है, अगर लॉ जो है वो वीक होंगे तो क्या होगा, मोबिलिटी जो है वो रूल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, टॉक्यूविल ने कहा था कि डेमोक्रेसी में टायरनी ऑफ मेजॉरिटी डेंजर हो सकती है, मतलब मेजॉरिटी अपनी पावर से माइनॉरिटी को इंटरेस्ट को इग्नोर कर सकती है। मैडिसन ने कहा था कि फ्रैक्शन डेंजरस हो सकते हैं। फैक्शन का क्या मतलब होता है, कोई ग्रुप जो मेनली अपने इंटरेस्ट के लिए काम करे, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं काम करे। मैं अब हम बात करते हैं मार्क्स वेबर की। मार्क्स वेबर ये बोलते थे कि डेमोक्रेसी के साथ ब्यूरोक्रेसी भी डेवलप होती है। टू मच ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को स्लो कर सकती है। ठीक है, पैरेटो कहते थे कि उनके अकॉर्डिंग ये था कि सोसाइटी में इवेंचुअली पावरफुल लाइट का इन्फ्लुएंस रह सकता है। उन्होंने सोल्यूशन भी बताया था कि सेपरेशन ऑफ पावर प्लस चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बना के रखोगे तो पावर को एक ही इंस्टीट्यूशन जो है या पर्सन के पास कंप्लीटली कंसर्ट नहीं होने देना है बेसिकली। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है डेमोक्रेसी एंड इंटरनेट। यहाँ पर तुम्हें क्या बताया जाता है कि इंटरनेट की डेमोक्रेसी पर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों पड़ा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं पहले। इंटरनेट जो है वो इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल करता है, लोगों को क्या करता है, ओपिनियन एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। तो हम बात करते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स की। नेगेटिव इफेक्ट्स में आपको ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट की जो है रेगुलेटरी कैपेसिटी को वीकन कर सकती है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए साइबर/नेट जो है वो बेस्ड अटैक का रिस्क क्रिएट करती है। गवर्नमेंट के लिए सोसाइटी को इफेक्टिवली रेगुलेट करना डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। अगर हम लोग कंक्लूड करने की कोशिश करें तो इंटरनेट डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन ओवरऑल एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर को वीकन करने के बजाय उसको रीइंफोर्स भी कर सकता है। ठीक है, अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करो पूरा चैप्टर तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से क्या होता है, इलेक्शंस प्लस रिप्रेजेंटेशन प्लस पॉपुलर सवर्निटी प्लस पॉलिटिकल इक्वालिटी प्लस पॉपुलर लिबर्टी प्लस पॉलिटिकल पार्टीज प्लस पब्लिक ओपिनियन प्लस इक्वल पार्टिसिपेशन जो है वो काउंटेबिलिटी होती है। ठीक है, क्लियर है। और इसके मेजर चैलेंजेस क्या थे, अलाइनेशन, अनइक्वल पार्टिसिपेशन, मेजॉरिटी टायरनी, इलाइट पावर, ब्यूरोक्रेसी और इंटरनेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये था चैप्टर। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, अगर क्लियर होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो क्या डाउट था। ठीक है, प्रोग्रेस चेक करना अपनी। प्रोग्रेस कैसे चेक करोगे, ये आपको यहाँ पे प्रोग्रेस चेक करने के क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टिप दे रखी है। जैसे क्वेश्चन 5 है तो क्वेश्चन 5 के रिलेटेड यहाँ पे टिप्स दे रखी है, दीज आर द टिप्स। ठीक है, ये आपको टिप्स दे रखी हैं। ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। ठीक है, सो यार दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।